सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं तला? ऑल वेल, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे रहा आपका वीकेंड तला? वीकेंड काफी बिजी रहा जी, बड़ा काम था। अच्छा, आपके साथ ये होता है कि वीकेंड के बाद फिर मंडे की सुबह उठना थोड़ी सुस्ती होती है? दुनिया के हर इंसान के साथ होता है। मंडे इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर एवरीवन टू वेक अप एंड गेट बैक टू देयर थिंग्स। ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल लगता है, वरना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि फिर भी कि मंडे का एक नया दिन शुरू होता है, एक नया हफ्ता स्टार्ट होता है, एक नए पूरे वीक का आगाज होता है, दोबारा हमें अपनी रूटीन पे जाना पड़ता है। लेकिन आप मालूम है, जब जून जुलाई आने लगते हैं तो गर्मियों की छुट्टियां आ रही होती हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, स्कूल जाना नहीं होता और सब सोते हुए होते और आप जा रहे हो ऑफिस, बड़ा मुश्किल और हो जाता है। फिर वो सबसे टफ होता है हमारे लिए कि जिस वक्त बच्चे और पूरा घर सो रहा हो जून जुलाई की छुट्टियों में, उस वक्त आपको काम पे आना, लेकिन फिर भी तला अच्छा लगता है कि हमें एक आदत हो जाती है मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे आप? यकीनन स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता, बड़ी आसानी होती है जून जुलाई में तो, लेकिन आम दिनों में पहले स्कूल छोड़ना है फिर ऑफिस जाना है, तो ऑफ कोर्स दैट इज मोर ऑफ अ हैसल। लेकिन मुल्क के लिए भी बड़ा हैपनिंग वीकेंड रहा है। आपको मालूम है कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया है लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद। लॉन्ग मार्च का ऐलान दिया है और अब देखें क्या होता है। ये काफी रोकथाम भी की जा रही है, हुकूमत अंडर प्रेशर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के फैसले वो लोग ले रहे हैं और जिस तरह की एक्टिविटीज हमें नजर आ रही है हुकूमत की जानिब से, जैसे शीरीन साहिबा के साथ हुआ, और उसके बाद क्या कहते हैं, अभी काफी सारे सहाफियों के साथ इस तरह से हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है, FIR काटी जा रही है उनके नाम पे। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है। ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे, उनकी रोकथाम की जाएगी। यस, लेकिन आई थिंक इट्स अ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन फॉर द कंट्री। पाकिस्तान के लिए इस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन, और उम्मीद मेरी यही है, दुआ मेरी यही है इस अच्छी बात के साथ कि हम अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे और तरक्की की जाने बढ़ेंगे और ये मुश्किलात हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहा यह सियासत नहीं, जिहाद है। जितनी देर भी इस्लामाबाद में रहना पड़ा मैं रहूंगा। मुल्क में खाना जंगी के नताइज भयानक निकलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा कौम समझदार है, कौम हर साजिश नाकाम बना देगी। बलूचिस्तान शिरानी के जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग को काबू करने के लिए पाक फौज समेत दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो चुके। मुतासरा इलाके से कई खानदानों की नकल मकानी। और पाकिस्तानी गुलकारों के स्पॉटिफाई लंदन में चर्चे। न्यूयॉर्क टाइम्स पर उरूज आफ्ताब महक अली के बाद अब हदीका कियानी की तस्वीर भी आवेजा। इससे मिलवाएंगे खुसूसी सेगमेंट में। जी हाँ, आप मिलवाएंगे आज महक अली से, मेरे ख्याल से हमें शो महक अली से मिलवाएंगे हम अपने शो में, उनसे बात भी करेंगे और डिटेल्स भी जानेंगे कि कैसा फील होता है कि जब टाइम्स स्क्वायर पे आपकी पूरा एक बैनर लगा हुआ होता है। अब हम पिछले हफ्ते से वर्दा एक यकीन से डिस्कस करेंगे। पिछले वर्दे से मैं आपसे बात कर रहा था कि हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, कन्फ्रंटेशन की सियासत कर रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, गवर्नमेंट ने उन पहले चैलेंज कर दिया कि हम नहीं होने देंगे, रास्ते रोक देंगे, गिरफ्तारियां करेंगे और एक्शन दिखाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि सहाफत के साथ भी यही हो रहा है। सहाफ़ी सच की आवाज़ बन रहे हैं और हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। उनमें से एक सहाफ़ी हमारे इदारे के समी इब्राहिम साहब भी हैं, जिनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है क्योंकि यकीनन उनको प्रेशर का निशाना बनाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सहाफ़ियों के खिलाफ FIA एक्शन में है, FIR दर्ज की जा रही हैं पूरे मुल्क में। मशकूक गाड़ी से सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की नकलो हरकत की निगरानी की जा रही है। जान और निजी जिंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं। PFUJ समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों को धमकाना अफसोसनाक तर्ज अमल है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PFUJ सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइए कि सहाफ़त, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जर्नलिज्म इज ऑलवेज ऑन द टारगेट। हमेशा ये देखा गया है कि जब भी ऐसे हालात होते हैं मुल्क में तो जो सहाफ़ी होते हैं उनको भी टारगेट किया जाता है और इस वक्त भी किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे और भी सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, समी इब्राहिम हैं, इन सबको टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि बस
सच आवाम तक ना पहुंचे, लेकिन सच की आवाज़ दबाए नहीं दबती और निकल के रहती है। इस तरह कानून और पानी अपना रास्ता बना लेते हैं, उस तरह सच भी वर्दा अपना रास्ता बना लेता है। बिल्कुल तला, हुकूमत इनको अंडर प्रेशर ले रही है, इनको धमकाया जा रहा है, मुस्तकिल धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस की भारी नफरी इनके घरों के बाहर है। इनफैक्ट इमरान रियाज के घर पे भी काफ़ी पुलिस की भारी नफरी जारी है कि ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी है। और इसके अलावा समी इब्राहिम के साथ जिस तरह से हुआ वो हम सब जानते हैं, उनके खिलाफ भी FIR काटी जा चुकी है और अब उनकी जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि हुकूमत इस तरह के जिस तरह के हथकंडे कर रही है वो अपने लिए ही गलत कर रही है। तलहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी बौखलाहट, इनकी घबराहट जो है वो खुद पब्लिक के सामने, पूरी आवाम के सामने एक्सपोज हो रही है। तलहा, कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कभी कभी दूसरे के ऐप पे पर्दा डालना चाहिए और इनफैक्ट ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे दीन का सबक है, मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि ऐप छुपाओ। हमारे मुल्क में देखे वर्दा, ऐप जो है ना वो खोल के दिखाना ही असल काम है कि बुराई खोल के दिखा दो, जो हकीकत है मुआशरे की खोल के दिखा दो। और सहाफ़त में आपको हक़ाइक़ रिपोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन एट टाइम्स हमें कभी कभी जो है लोगों के ऐप भी छुपाने पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे हालात ऐसे भी हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं कि जो अगर हम आवाम तक पहुँचा दें तो शायद हम हक अदा नहीं करेंगे अपने फरीज़े का, क्योंकि यकीनन रियलिटी बाइट्स, और हमारे मुल्क में रियलिटी ऐसी है कि काफ़ी खौफनाक हो जाती है एट टाइम्स, कि हम भी सोचते हैं कि अगर ये आवाम तक पहुंचाएंगे तो ये मनाजिर बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ब्लास्ट हो जाता है, ये हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि मुल्क सही राह पे जाएगा। कि अगर हमने नाउम्मीदी की तो याद रखिए, दीन में नाउम्मीदी कुफ्र है। बिल्कुल तला, और यही बात है, आगे की बात करेंगे कि 25 मई लॉन्ग मार्च का ऐलान, कप्तान के ऐलान के हुकूमत के बाद उनको प्रॉपर कप्तान ने ऐलान कर दिया है और हुकूमत को मज़ीद अटेंशन दे दी है। PTI कोर कमेटी इजलास के बाद इमरान खान का कहना था कि मुल्क को खसारे से निकाल कर तरक्की की राह पर डाला था, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत को ये तरक्की हजम नहीं हुई। उन्होंने जो टीम बनाई है वो टीम किसी काबिलियत नहीं रखती है कोई ऐसी कि वो मुल्क को खसारे से निकाल सके, बल्कि उन्होंने मज़ीद मुल्क को खसारे में धकेल दिया है, मुआशी हालात मज़ीद ख़राब कर दिए हैं। PTI के चेयरमैन ने असम्बलियाँ तोड़ने और इलेक्शन की नई तारीख का मुतालबा किया है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान अगर मुल्क में सिविल वॉर करना चाहते हैं तो ये उनकी भूल है। राइट, और यकीनन चैलेंज किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि हम देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचेगी। और फजल रहमान साहब कहते हैं 2 पैसों की बात है, और हर कोई PDM के जो पुराने थे और इस वक्त जो पावर में है वो सब तनकीद का निशाना बना रहे हैं इमरान खान को। और हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए सिचुएशन पर मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सियासत हो रही है, रोका जाएगा, आपके रास्ते में कंटेनर लगाए जाएंगे, आंसू गैस की शेलिंग भी होगी, मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं और किस हद तक मुकाबला करेंगे? क्योंकि यकीनन चैलेंजेस इस वक्त आपके लिए बढ़ते ही जाएंगे। जो लोग बैठे हैं इस वक्त आप पहले हुकूमत में, वो अपने आप को जमहूरी होने का दावा करते हैं। और हमें कई जिस वक्त ये एक साइफर आया और साइफर के बाद एक वोट हुआ इनकलाब, जिसमें पैसे भी साथ थे और उसमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम है, बहुत सारे पर्दा नशीनों ने इस मुल्क के मुमलिकत खुदादार का सौदा किया, जिन्होंने प्रॉपर्टीज भी बाहर ली। यू कैन से कि बच्चों के भी माशाल्लाह मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया, उन्होंने अपने मफादात का भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया। तो आप चलें नवाज शरीफ से लेके तो बहुत सारे यू कैन से इसमें फजल रहमान तक और कई पर्दा नशीनों तक इस साजिश में, इस गद्दारी में मुलव्वस हुए। वो लोग तुरंत बेचते रहे कि जमहूरियत ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसमें कोई गैर जमहूरी काम नहीं है। जो गैर जमहूरी काम नहीं है जो इसकी बात करते थे, आज क्वेश्चन ये है कि राइट ऑफ प्रोटेस्ट तो हर बंदे के पास मौजूद है। ये आंसू गैस कहाँ से आ गई, ये शेलिंग कहाँ से आ गई, ये कंटेनर कहाँ से आ गए, ये डंडा और गोली कहाँ से आ गई? क्या हम मतलब यू कैन से कि हम कोई इस मुल्क में कोई गैर मुल्की फौजें रहती हैं? इस मुल्क में किसी का कब्जा है? ये कोई हम गुलाम हैं? यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, कोई फाशिस्ट गवर्नमेंट बैठी है, कोई डिक्टेटरशिप है? क्या है यहाँ पे? ये क्यों जिक्र आ रहा है इसका? क्या नाम है चीमा साहब, जिस तरह सहाफियों के ऊपर FIR काटी जा रही हैं, जिस तरह शीरी मजारी के साथ हुआ, जिस तरह आपके सियासतदानों के साथ हो रहा है, तो आपको लगता है फैसिस्ट गवर्नमेंट नहीं है? आपको लगता है डिक्टेटरशिप नहीं है? आपको लगता है कि ऐसे हालात नहीं है? लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो तो इन्हीं दौरों में होती रही हैं हमेशा। देखें, ये आप कह लें कि ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने सही याद कराया। आपने सही याद कराया कि यहाँ पे राणा सनाउल्लाह कहता है कि ए फौजियों आओ, हमने डंडे मारने हैं, आके अपनी जिम्मेदारी पूरी करो।
आके यू कैन से कि एस्टेब्लिशमेंट आए, अपना बोझ बढ़ाए, हमारे साथ शामिल हों। हम अकेले ये नहीं करेंगे। यहाँ पे नजम सेठी उनको कॉल करता है, यहाँ पे यू कैन से कि मरियम बीबी उनको कॉल करती हैं, फजलुर रहमान उनको कॉल करता है। वो हमें दर्श देते हैं कि जनाब आप हमें ड्रैग ना करें सियासत में। भाई आपको फजलुर रहमान के घर का पता नहीं है, आपको मरियम बीबी का फोन नहीं याद, आपको उसको बताएं कि वो आपको ना करे कॉल। आपको राणा सनावला रोज 10 बार कॉल करता है, तो आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ क्या कर रहा है, कौन कर रहा है। इस वक्त पीडीएम जो थी पूरी या हुकूमत है, बाकायदा अदारों को गंदा कर रही है, बाकायदा मिलाइन कर रही है, गंदा कर रही है, एक्सपोज कर रही है। चीमा साहब, ये तो सब हो रहा है, लेकिन आप बताइए कि आप लोगों का क्या लाहेअमल है, आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से फेस करेंगे? कि आप लोग 25 मई को कोई आपने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, क्या धरना देंगे? आप लोगों का क्या प्लान है? और जिस तरह से अगर उन्होंने रोका आपको इस्लामाबाद आने से, तो आप लोग क्या करेंगे? पहले मुझे सिचुएशन बता लेंगे। मुझे एक चूरन बेचा जा रहा है, मुझे दर्श दिया जाता है, मुझे बड़ी तबलीग की जाती है। एक बंदा खड़ा होता है, कहता है कि आप मुझे ड्रैग ना करें। मुझे ये बताएं, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको राणा सनावला का नहीं पता कि उसका एड्रेस क्या है? आप वजारत दाखिला क्या फोन नंबर नहीं आपको आता? आप उसका रिंग क्यों नहीं करते? अब आपने कल शीरी मजारी को उठा लिया, तो आप राणा सनावला को 2-4 बंदे भेज के उठा रहे हैं। आप फजलुर रहमान को भी उठाए ना, कि वो आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार कहता है कि आओ आके डंडे मारो। भैया आपको वो एक्सपोज कर रहा है कि आप शायद इस साजिश में शामिल हैं। अगर वो आपको बता रहा है तो आप वजाहत करें ना कि आप नहीं शामिल, ठीक है? आप उसका मुंह बंद करें तो उसकी शामिल नहीं है। देखें, यहाँ कत्लो गारत तो नहीं है, ये जिस तरह बात जा रही है कत्लो गारत करेंगे ये। अगर देखें, यहाँ आंसू गैस फेंकते हैं, गर्मी है ऊपर से, या ये रबड़ की गोलियां चलाते हैं, दूसरी गोलियां चला देते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, लाखों लोग होंगे, लाखों लोगों में अगर शादी हो जाती है, खुदा न खास्ता पुरअमन निकलेंगे। लेकिन जिस तरह की राणा सनावला मार्टन किया, को वाकई दूर की बात है, या इन्होंने कभी इस बात पे मदद की है? बट चीमा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शहादतें पहले भी हुई हैं, आंसू गैस पहले भी आप लोगों ने सहे हैं, डंडे पहले भी आप लोगों ने खाए हैं, कई महीने पहले भी आप सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन अब हालात थोड़े से अलग हैं भाई। अब डॉलर 200 से ऊपर है, पेट्रोल 200 के करीब जाने वाला है, 25 तारीख को IMF का फैसला भी आना है, पता नहीं महंगाई कहां पहुंचेगी। स्पेंडिंग पावर लोगों की कंटिन्यूसली कम हो रही है, पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली कम हो रही है। ऐसे हालात में ऐसे जलसा करना, ये अरबों की कहानी होगी सर, ये बहुत पैसा भी लगेगा इसके ऊपर। देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये इस बात को रोकना, जो लोग इस मुल्क के कस्टोडियन हैं, वो कहते हैं हम ज्यादा मुहब्बे वतन है, दूसरों से दावा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में चीजें, इख्तियारात हमारे पास हैं, वो आए ना सामने। आके राणा सनावला जैसे क्रिमिनल को, आके हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को अगर आपने बैठाया 22 साल, 22 कत्लों वाला और उम्र कैद सजा वाला, वो लाके अगर वजीर बनाएंगे, आपकी छतरी के नीचे आपका नाम लेके बन जाए वो वजीर, और आप पीछे न्यूट्रल बन जाए, तो भाई इशू है ये इशू है। आप अपनी न्यूट्रलिटी को या न्यूट्रल हो जाएं, या न्यूट्रलिटी कम करके तो आप या तो डिसऑन करें, या डिसऑन करके न्यूट्रल हो जाएं। हम इनको देख लेंगे, हम बिल्कुल देख लेंगे। ये इनकी औकात क्या है, इनके पल्ले क्या है? 80% लोग तो दूसरी तरफ हैं, इनकी क्या औकात है? ये तो 4 क्रिमिनल भाग जाएंगे, वीजे इनके पास हैं, जायदादें इनकी बाहर हैं, बच्चे इनके बाहर हैं, इनकी क्या औकात है? हम इन्हें कुछ नहीं समझते, ये बेऔकाते लोग हैं। हम ये तो अवाम को देख के भाग जाएंगे। ये इशू नहीं है, इशू है मुझे वजाहत करे वो बंदा जो कहता है मुझे ड्रैग ना करें, वो बताए, वो राणा सनावला को रोके, वो सुबह दोपहर शाम वो उससे कॉल करें। साहब, यही तो मसला है कि नहीं रोका जा रहा, जहाँ पे जोर चल रहा है। वो मुझे डंडा मारेंगे कि नहीं मारेंगे, मैं उसके हिसाब से तैयारी करूँ। चले चीमा साहब, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द पाक फौज आपके सवाल का जवाब देगी और आपके लिए वजाहत पेश करेगी। जी बिल्कुल जी, मैं ये पूछना चाहती थी, लेकिन चीमा साहब ये बताइए कि अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, पहले जब आपने धरना दिया था वो उसमें बहुत फ़र्क है, और नून लीग की हुकूमत की भी वो पोजीशन नहीं है जो उस वक्त 2014 के धरने में थी, और अब हुकूमत की वो पोजीशन नहीं है, तो दोनों उसमें बहुत फ़र्क है पोजीशंस में। तो इस हवाले से आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी लॉन्ग मार्च किस हद तक कामयाब होगी? देखिए, लॉन्ग मार्च को सक्सेसफुल होने में से कोई नहीं रोक सकता, वो नहीं होना चाहिए। कितने अर्से तक इसको प्रोलॉन्ग करेंगे आप लोग? कुछ प्लान है आप लोगों का? देखिए, प्रोलॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत नाम की चीज ही कोई इस मुल्क में। यहाँ तो बेसिकली देखें, पंजाब गवर्नमेंट खाली पड़ी है ना, वज़ीर आला हाउस खाली पड़ा है, गवर्नर हाउस खाली पड़ा है, तो मुल्क तो चल रहा है ना, तो यही उधर हो जाएगा। वहाँ भी खाली पड़ा है, क्या काम हो रहा है मरकज में? हुकूमत होना ना होना तो कागजों में है ना सारा कुछ, प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं कहीं।
देखें यहाँ सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे फैसले होने चाहिए। अब यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बैठे, जुडिशरी बैठे, पहले सेन तबका बैठे, गवर्नमेंट बैठे, अपोजिशन बैठ के कुछ चीजें तय करें। ये देखें, इस वक्त हम बैठे हैं, हम लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, अंदर जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहले खाली पड़ा है, वज़ीर-ए-आला हाउस पंजाब खाली पड़ा है, गवर्नर हाउस खाली पड़ा है। भाई हुकूमत नहीं चल रही, वो अपने घर बैठ जाएंगे जाके, हमने उनके घर पर नहीं जाना। वहाँ कागजों में नाम आता रहेगा, फट्टी पे नाम लिखा हुआ आएगा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ठीक है, वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज, असेंबली बंद है, खुली है, ताले लगे हैं। यहाँ फैसले हों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अब जो कुछ हो गया, जो गंद पड़ गया, इस गंद के होते हुए सिर्फ इतना कहने से कि हम न्यूट्रल हैं, हम पीछे हट के हमारा नाम न लें, इससे बात नहीं बनेगी। ये जिम्मेदारी आ गई हमारे अदारों पे, और लोगों की नजर में इज्जत भी उन्हीं की है। चीमा साहब, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मीडिया पर बैठ के ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सैडली जवाब नहीं आ रहा। क्या वजूहत हो सकती है कि जवाब आने में इतनी ताखीर लग रही है चीमा साहब? मैं सवाल उठा रहा हूँ कैसे, मैं थोड़ा सा आपका आवाज मिस की है मैंने, सॉरी। चीमा साहब, मैं पूछ रहा हूँ, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो और भी लोग उठाते हैं, लेकिन जवाब आने में ताखीर लग रही है। ताखीर की क्या वजूहत हो सकती हैं? मैं समझता हूँ ताखीर नहीं कर, देखो ना, सवाल उठाने से कोई गैर मुहब्बे वतन हो जाता है, ना सवाल उठाने से कोई गद्दार हो जाता है। सवाल उठने हैं, सवाल उठते हैं जब आपकी चीजें रूटीन से हट के हों, नुकसान हो रहा हो, काम में थोड़ी या ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, इन्वॉल्वमेंट आपकी नजर आ जाए, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन का दौर है, इंफॉर्मेशन सारी की सारी जैसे किया, कहाँ किसको क्या गारंटी थी, फिर जिन लोगों के साथ आप मिलकर प्लान करें, वो सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में बताएं कि आपने प्लान किया क्या था। साइफर आ गया, उसके बाद उसके ऊपर जो लिखा वो भी हो गया। फिर आपने जो देखें, यहाँ पे तो कुछ चीजें रिकॉर्ड पे हैं कि यहाँ अपना जनरल बाजवा साहब ने जो वज़ीर-ए-आज़म ने आके बात की रशिया के बारे में एक स्टेट की पॉलिसी थी जो कि यूनानिमस थी, जो कि मुतफिका थी। वापस आए तो आपका बयान डिफरेंट आ गया। भाई ये चीजें रिकॉर्ड पे है ना, ये चीजें जब रिकॉर्ड पे हों, अब इन चीजों ने दुरुस्त होना है। मैं समझता हूँ कि तारीख में हमें अब अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करना होगा। हम कोई छोटा मुल्क है नहीं कि चलता रहेगा। ये 22.5 करोड़ लोग हैं, 50 लाख हर साल बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी का प्रेशर है, रिसोर्सेज थोड़े हैं। हमें अपनी हदूद तय करनी है, हमें अपने रोल तय करने हैं, उन्हीं रोल्स में उसी आइन के मुताबिक हमने चलना है। लिहाजा आज कोई हर्ज नहीं है कि मैंने कोई गलती की है मैं मान लूँ, इमरान खान ने कोई गलती की है वो मान लें, हम अपनी को फजल रहमान ने यहाँ पे क्या बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, पीने रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और सवाल उठा रहे थे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि वो उनको अब एंटर होना चाहिए और उनको एक्शन लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए। वो कहते थे न्यूट्रल हैं, क्या इस वक्त न्यूट्रल हैं, नहीं है। लेकिन अगेन उन्होंने ये भी कहा कि सवाल उठाने से ऐसा नहीं होता है कोई मुहब्बे वतन ना रहे, या कोई ऐसा नहीं होता कि वो अपनी फौज से प्यार ना करे। प्यार अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, अदब अपनी जगह, लेकिन यकीनन मुल्क की सलामती, सोवरेनिटी, फ्यूचर की खातिर सवाल उठना भी जरूरी है। वर्दा, बिल्कुल ये वही वाली मिसाल है तलहा, जैसे कि जब हम घर में अपनी फैमिली की बात करें, फैमिली का जो सरबराह होता है, चाहे हम बच्चे कितना ही कुछ कर लें, हम आखिर में कितनी लड़ाई झगड़े कर लें, लेकिन हम आखिर में सल्यूशन के लिए अपने घर के सरबराह की तरफ ही देखते हैं। और इस वक्त मुल्क का भी यही सिचुएशन है, मुल्क की भी यही हालात चल रहे हैं कि हम अपने इदारों की तरफ देख रहे हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिले, लेकिन जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तलहा, और क्योंकि राना सलाना साहब ने तो साहब कह दिया है उन्होंने कि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, अगर इत्तेहादियों ने ना चाहा तो लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे, उनको इस्लामाबाद पहुँचने ही नहीं देंगे। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यकीनन होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी प्यारी सी वायरल वीडियो निकाली है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नौजवान का मोबाइल फोन के साथ खेलना उसे कितना महंगा पड़ा। वर्दा, आप भी देखना चाहेंगे ये वीडियो? बिल्कुल, मोबाइल फोन के साथ खेलना महंगा कैसे पड़ सकता है? ये आप सोचें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं वैसे तो। देखें इस वीडियो में, ये देखते हैं, हम वीडियो देख रहे हैं। सही, चलें जी, क्या हम सुन भी सकते हैं? अच्छा जी, मोबाइल से कुछ कर रहे हैं फिलहाल तो पत्थर पे रखे। ओ माय गॉड, ये तो तोड़ रहे हैं मोबाइल को, अपने खुद से ही तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये अमेरिका से शुरू हुआ था वर्दा। आई टेल यू समथिंग। शख्स के पास टेस्ला एक गाड़ी थी और उसकी बैटरी जो है ना वो डाउन हो गई। टेस्ला आप जानती हैं बैटरी पे चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो उसने वायरल होने के लिए अपनी गाड़ी पे बम लगाया और उसको उड़ा दिया, क्योंकि जितनी गाड़ी की वैल्यू थी उतने पैसे की नई बैटरी आ रही थी। नई बैटरी वो डाल नहीं सकता था, तो उसने बोला क्यों ना मैं यूट्यूबर बनने के लिए कामयाब अपनी गाड़ी को बम से उड़ा दूं, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैल्यूबल्स को तोड़ देते हैं आके इंटरनेट पे, जस्ट टू बिकम फेमस। फेम गेम है, नंबर गेम।
Of course, the number game is also और involved in the नंबर गेम fame तो game. हर जगह चल रहा है तला इस वक्त। लेकिन यकीन है वो बेसिकली क्या होता है वर्दा कि जब कोई गरीब आदमी देखता है ना कि यार हाय ये फोन काश मेरे पास होता, ये गाड़ी काश मेरे पास होती, ये जहाज काश मेरे, और इसने बम से उड़ा दिया, तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि यार हाउ कैन दैट बी, इतना पैसा है लोगों के पास, किसी के पास खाने को नहीं। ऑफ कोर्स वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा फॉल्ट है, बड़ा फियास्को है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में रईस रईस तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी वीडियोस बनती हैं और वायरल होती हैं, क्योंकि गरीब जो होते हैं वो देखते हैं हाय इसके सही मजे आ रहे हैं। हाँ, और हमारे पास तो ये है नहीं, तो खैर थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए इस तरह की वीडियोस बनाते हुए कि किसी की दिल आजारी ना हो, किसी में एक हाई या काश वाली फीलिंग ना। जितनी नेगेटिव वीडियोस बनाएंगे ना वर्दा उतनी ज्यादा वायरल होंगी। हाँ, ये खैर ये बहुत अफसोस के साथ ये वाली बात तो खैर सही कही आपने। लेकिन तला से वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं फहीम खान। वेलकम टू द शो मिस्टर फहीम। थैंक यू तला। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज सुबह आप मौसम की तरह तरोताज़ा हैं, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे? नहीं बदलेंगे, लेकिन फिलहाल आपके एक बड़ी जबरदस्त वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा नाजरीन, और तला आपके साथ भी जी। आपने हमारे नए फॉरेन मिनिस्टर के चर्चे तो सुने होंगे। बिल्कुल। उन्होंने एक्स प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की और दोनों पार्टीज की जानिब से उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन क्योंकि वो नए हैं और अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो तिजारत को संभालने के लिए जब उनसे बात की गई और एक सवाल किया गया कि जी तिजारत के बारे में उनका क्या ख्याल है, क्या राय है, तो अमेरिका में ही मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लफ्ज तिजारत अदा करने में इस किस्म से हिचकिचाए कि कुछ अजीब सी शशोपज की कैफियत हो गई थी। आप देखिए जरा इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या सहाफी के सवाल के बाद। जी, तो आप देख सकते हैं तिजारत पे थोड़ा सा जो है वो अटक गए थे, लेकिन कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ तिजारत पर ही नहीं अटके, बल्कि जब चाइना के दौरे पर पहुंचे तो समझ नहीं पाए कि केक कैसे काटा जाएगा। खैर, केक काटना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। 1 से 2 साल की उम्र में जब पहली या दूसरी सालगिरह होती है, नोटों वाले हार पहना के अम्मी अबू आपको सिखा देते हैं कि बेटा केक कैसे काटना है। तो अब ये देख सकते हैं आप, चाइना में अपने हम मनसब के साथ केक काटने की कोशिश हो रही है, और अगर आप इसे जरा क्लोजली देखें तो आपको कांपे टांगती हुई नहीं बल्कि इनके हाथ कांपते हुए नजर आएंगे। तो इसे आप कांप हांकते हुए नजर आ रहे हैं अगर इनकी लैंग्वेज में कहा जाए तो। आप देख सकते हैं और ये चाइनीज के अंदर इन्होंने केक पे भी लिखा हुआ है कांपे टांगना। फहीम जुल्म कर रहे हैं हम। देखिए छुरी इतनी बड़ी है, तलवार जितनी तो छुरी है। बिलावल हमेशा छोटी छोटी छुरियों से काटने के आदी है। तला साहब उनका अपना तराना है, पहले थी तलवार अब तो तीर है, और हमारा क्या कसूर? यार देखे उन्होंने जितनी प्यारी तकरीरें की हैं, इमरान खान को डिफेंड किया रशिया विजिट के ऊपर, जिस तरीके से कश्मीर का केस लड़ा, जिस तरीके से पैलेस्टाइन का केस लड़ा, जिस तरीके से मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट किया, अफगानिस्तान की बात की पर्दा करना और पढ़ाना लड़कियों कितना जरूरी है इस्लाम में, ये सब कुछ उन्होंने बताया। अच्छी बातें भी तो बताओ यार, आप अच्छी बातें तो हमने पहले अप्रिशिएट कर रहे हो आप फहीम। देखिए अच्छी बातें पहले अप्रिशिएट किए, अब जैसे जैसे जो होता जा रहा है हम हकीकत बताते जा रहे हैं, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। उनका पहला ये दौरा है, पहली मरतबा उन्हें ये पहली बार तलवार से केक काटा है भाई। हो सकता है पहली मरतबा केक काटा उन्हें तलवार से, लेकिन जहां बात की जाए पीटीआई के जियालो की, मैं पीटीआई को भी जियाला ही कर रहा हूं, वैसे ये पीपी के होते हैं, और पीटीआई के जियालो की अगर हम बात करें तो शेर को जो है वो बहुत छेड़ रहे हैं आजकल वो जियाले। शेर के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी चल रही है, और कहा यह जाता है कि शेर को उंगली से जो है वो परेशान नहीं करना चाहिए। पर एक वीडियो मेरे पास मौजूद है जहां पर शेर को अगर आप उंगली से परेशान करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस सकते हैं। ताला साहब ये देख लीजिए, शेर को बिला वजह तंग करने से क्या होता है। मुझे लग नहीं रहा कि ये शख्स पीटीआई का कोई सपोर्टर होगा, लेकिन फिर भी शेर भारी पड़ने वाला है। क्या सियासत में भी ऐसा होने जा रहा है ताला साहब? यार ये देखें, सियासत में तो ये काफी वक्त से हो रहा है। हाँ। ये उसकी उंगली पकड़ रही है, छीना झपटी चल रही है, मारा मारी हो रही है, लेकिन लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। शेर के मुंह में अगर आप हाथ डालेंगे तो इसी तरह की मुश्किलात का शिकार होंगे, और अगर कन्फ्रंटेशन की सियासत करेंगे तो इसी तरह गुत्थम गुत्ता थुक्कम थुक्का होंगे। मुस्तकबिल के, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हमारे यूथ के फ्यूचर के लिए प्लीज लड़ना छोड़ें, प्यार की बात करें, अमन की बात करें, मुज़ाकरात की बात करें और मुस्तकबिल की बात करें। दोस्ती कर लें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि रिश्तेदारी कर लें अगर पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल, लड़कियों की और लड़कों की शादियां करा लें, रिश्तेदारी क्रिएट हो जाएगी। बड़ी अच्छी आजकल स्पीचेस हो रही है दोनों पार्टीज की जानिब से, और एक दूसरे को बयान। आप किसकी शादी कराने की बात कर रहे हैं? मैं किसी की भी नहीं, मैं बस ये चाह रहा हूं कि अगर रिश्तेदारी हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा। एक इमरान खान इस वक्त शादीशुदा हैं भाई।
मैं इमरान खान साहब की शादी की बात नहीं कर रहा हूं हजरत, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि अगर कोई और रिश्ता हो जाए तो भी सेटल हो सकता है मामला। खैर, आपको ये बताएं कि आवाम इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, आवाम महंगाई को लेकर के बहुत परेशान है, आवाम को राशन नहीं मिल रहा है, आवाम को डीजल नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में शेर आवाम है जी, इस वीडियो में आवाम जो है वो शेर है। नहीं, इस वीडियो में आवाम शेर नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस वीडियो में जो कि मैं अब आपको अगली दिखाने वाला हूं, इसमें आवाम मजलूम है। और इतनी मजलूम है कि मजलूम होने के साथ साथ लाचार भी है, लाचार होने के साथ साथ बेचार भी है, बेबस और भी है। बेचारगी की ये कैफियत हो चुकी है कि एक शख्स खुदकुशी करने के लिए कराची में एक पेडेस्टल ब्रिज पे पहुंच गया। अल्लाह वो अकबर। इतना परेशान था बेचारा कि वो ये भी नहीं समझ सका कि पेडेस्टल ब्रिज से खुदकुशी, पहली बात तो ये है कि होना मुमकिन नहीं है, वो उसकी हाइट बहुत कम होती है। आप बचेंगे, इंशाल्लाह जरूर बचेंगे, अल्लाह बचाने वाला है, पर आपका हाथ पांव टूट सकता है, आप जिंदगी भर के लिए जो है वो किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ये ना करें, ना ही आप इस किस्म के कोई अटेम्प्ट करें। ये पहली बात मैंने इसलिए की थी सिर्फ कि आप इससे नुकसान ज्यादा उठा सकते थे, लेकिन यहां अप्रिशिएट करना होगा हमारे ट्रैफिक वार्डन को, जिन्होंने उसकी ना सिर्फ हौसला, उसे रोका, अपने साथ मनाया और खुदकुशी से बचा के वापस ले आई। ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो है, जिन्हें आप छेड़ने के लिए न जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ना किया करें, ना किया करें, उनका अदब है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो अपनी जॉब पर हैं, वो आपकी खिदमत के लिए यार गर्मी में खड़े हुए हैं, धूप में काम कर रहे हैं, और कई हजार लोगों पर एक हजार गाड़ियों के ऊपर एक बेचारा ट्रैफिक वाला है। ऐसा ही है। इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, इनकी सैलरी बहुत कम है, इनको चालान पे कमीशन नहीं मिलता, 10-10 साल गुजर जाते हैं, एक बार कमीशन निकलता है चालान का। तो इनके साथ बहुत ट्रेजेडीज है, मिजरीज है, इन पर रहम खाया मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी शहर कराची के हालात खराब हुए हैं, तो फर्स्ट टारगेट जो है मोस्टली ट्रैफिक वार्डन जो है वो होते हैं, इजी टारगेट। वार्डन तो लाहौर में होते हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं भाई, ट्रैफिक पुलिस है। इंटरनेशनली तो वार्डन ही कहलाएंगे ना। इंटरनेशनल, आप कराची में रह रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, कराची में जो लफ्ज यूज होता है मैं तो वो भी नहीं कर सकता। खैर, आपको साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि ये वही ट्रैफिक वाले, यार प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग ये काम करते हैं, कि आप ट्रैफिक वालों से पूछ के अपने अब्बू का नाम पूछा करें यार, मिलके उनसे, जो मिलता है उनसे पूछता है यार आपको पता है मेरा बाप कौन है। मतलब ऐसा ना किया करें प्लीज, आप अपने नॉलेज अपने पास रखें, आप खुद शनाख्ती कार्ड पे पढ़ लें कौन है, आप ट्रैफिक पुलिस वालों से ना पूछे आपको पता है मेरा बाप कौन है। बात तो बताओ, ये बेचारे यार, एट टाइम्स मैं कितनी बार सड़कों पर देखता हूँ, मोटरसाइकिल को रोक नहीं पाते हैं, हाथ दे रहे होते हैं मोटरसाइकिल, इनके मुंह पर लोग सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, गाड़ी के बोनट पे चढ़ जाते हैं ये बेचारे, गाड़ी लेके निकल जाते हैं, ऐसी वीडियो भी वायरल हुई भी है। तो लोग पता नहीं क्यों भाई, ये आपके तमाशे की जगह दुनिया है, लेकिन दुनिया में जो लोग रहते हैं वो नहीं है। तो प्लीज आप थोड़ा एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। ऐसा ना हो कि फिर आपको भी उस छितर से मुलाकात करनी पड़े जिस पे लिखा होता है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। खैर, अभी तला हमें पता चला है कि हमारे दूसरे स्टूडियो में वर्दा के साथ कोई गेस्ट मौजूद है, तो वर्दा की जानिब चलते हैं। ओवर टू यू वर्दा। जी थैंक यू सो मच फ़हीम। और जिस तरह से आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ, मैं ट्रैफिक पुलिस को भी वो हाईलाइट कर दी, और बाकी हमें ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ का कि जब हम सिग्नल हमें नहीं तोड़ना चाहिए, स्पेशली हम क्या कहते हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये अगर हम बात करें अगर ट्रैफिक सिग्नल्स की या फिर हम इनकी कवानीन की, तो हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? और यही हम ही लोग अगर हम किसी बाहर मुल्क चले जाएं सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये है कि हम अपने मुल्क में ही रूल्स फॉलो नहीं करते, जो कि बहुत अफसोस की बात है। खैर, अब जब रूल्स की बात है, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कहते हैं कि हम जब बहुत जल्दी में होते हैं तो हम सिग्नल पे नहीं रुकते, हम तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं, या फिर अगर हम जल्दी में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि क्विकली हम चीज़ों को इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब हम ख़वातीन की बात करते हैं यहाँ पे, और ख़वातीन के बनाव सिंगार की बात करते हैं, मेकअप की बात करते हैं, हेयर स्टाइलिंग की बात करते हैं, तो हम कितना ही लेट क्यों ना हो रहे हों, हम 2 से 3 मिनट ज़रूर लगाते हैं, हम ज़रूर उस पर टाइम देते हैं। अगर हम वर्किंग वुमेन हैं, हम लेट हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, हमें फटाफट से अपने बालों को कैरी करना होता है, कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना होता है जो कि ईजीली बन जाए, क्विक भी बन जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। और गर्मियों में जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आप चाहे ब्लो ड्राई कर लें, आप चाहे आयरन कर लें, कुछ भी कर लें, बाल टिकते नहीं हैं। लाइक ये तो फ्रिजी हो जाते हैं, या सीबम ऑयल आ जाता है इतना बालों के ऊपर कि वो स्वेट की वजह से आपका स्ट्रेटनर कहीं चला जाता है और आपका ब्लो ड्रायर कहीं चला जाता है। तो ये तमाम मसाइल का हल हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बालों पे क्या कहते हैं कि अच्छी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि हमारे बालों का टेक्सचर क्या है, हमारे बालों पे किस तरह की स्टाइलिंग सूट करेगी। अब ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सना एंड सारा सलोन की ओनर सैयदा सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए माशाल्लाह से, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे हैं आप लोगों के। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको ही बुला और आपसे पूछें कि भाई ये बालों का मसला हल कैसे करें।
क्या मसला होता है? अभी गर्मियाँ हैं, देखिए अब घर में रहने वाली खवातीन के लिए स्पेशली स्टार्ट करते हैं उनसे, फिर हम वर्किंग वूमेन पे आएंगे। यूजली जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो घर में रहने वाली खवातीन थी वो सबसे ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखती हैं। वर्किंग वूमेन तो फिर भी कर लेती है, बिकॉज उनको स्टाइलिंग भी करनी होती है, बाहर भी निकलना होता है, प्रेजेंट भी करना होता है अपने आप को। एक घरेलू खवातीन का तो सिर्फ ये होता है ना कि जूड़ा बांधा, पीछे से कैचर लगाया और बस चल मेरा। अच्छा, उसमें सबसे पहला जो मैं समझती हूँ कि फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपनी हेयर केयर ज़रूर करें, अपने बालों का ख्याल रखें। फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टाइलिंग पे हम फिर बाद में बात करते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है सल्फेट फ्री शैम्पूज़ का। हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पूज़ अब डेफिनेटली अब जो दौर आ गया है, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं शैम्पूज़ हम वो यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं। तो हम रेकमेंड करते हैं कि अब जो है आप सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करें जो कि आपको ड्राइनेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। आफ्टर दैट प्रॉपर वॉश के बाद आप मास्क यूज़ करें। जब आप वॉश कर लें फिर उसके बाद मास्क यूज़ करें। बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं, अच्छी ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। मास्किंग के बाद उसके बाद जब आप अपने बाल जो है ड्राई कर रहे हो, आपके थोड़े वेट हों, तो उसमें आप सिरम्स इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि आपके बाल प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके बाल प्रोटेक्ट हो गए, उसके बाद आप कोई भी स्टाइलिंग कर लें। घर के अंदर की मैं बात कर रही हूँ। सेम गोज़ फॉर वर्किंग वुमेन कि आप अपनी फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने बालों की केयर करें, उसके बाद आप स्टाइलिंग पे आएँ। हमारा फोकस सिर्फ स्टाइलिंग पे होता है, फिर उस पर स्टाइलिंग पे भी हम इतनी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं कि हम केयर की तरफ नहीं जा पाते। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है सारा कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा हेयर टाइप क्या है, हमारे बालों पे सूट क्या करेगा, या फिर शैम्पू हम लोग, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग बगैर पढ़े जो शैम्पू एक फैमिली मेंबर यूज़ कर रहा होता है, वही सारे यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक हमारे प्रॉब्लम है लोगों की, स्पेशली खवातीन इतना बॉदर नहीं करती अपने शैम्पू सिलेक्शन में, इतना ज़्यादा वो नहीं करती हैं। तो उसमें ये कि अगेन जो मैं बता रही हूँ कि इस वक्त सबसे जो बेस्ट है वो आपके जो बालों को डैमेज नहीं करेगा, वो आप सल्फेट फ्री शैम्पूज़ पे जाएँ। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक शैम्पूज़ पे जाएँ और कोशिश करें कि आप ऑल्टरनेट शैम्पू यूज़ करें। आप एक ही शैम्पू जो है वो इन अ मंथ यूज़ ना करें, आप उसको चेंज करते रहें। बिकॉज क्या होता है कि जब हम एक ही शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे बाल जो है वो उसके आदी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो उसको थोड़ा सा आप स्विच भी करें। अच्छा, बालों की टाइप की बात है कि बालों की तो हमारे वही जो हमारे एक स्ट्रेट हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं, ड्राई हैं और स्पेशली फ्रिजी हेयर्स हैं। और स्पेशली अब जो समर्स में जो वेदर आ जाता है तो उसकी वजह से सबके ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है, सबको सबसे ज़्यादा शिकायत ये जाती है। जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं, जिनके बाल नेचुरली डेड स्ट्रेट होते हैं, उनके बालों पे बहुत ज़्यादा सर पे सीबम ऑयल सबसे ज़्यादा आता है। एग्जैक्टली, और सबसे ज़्यादा स्कैल्प पे आता है, फ्रंट पे आता है, तो उनको तो डेली वॉश की ज़रूरत है। जैसे मेरे बाल हैं तो मैं अगर डेली वॉश नहीं करूँ तो मेरा ये वाला तो पार्ट जो है वो ऑयली रहता है। तो अगेन बात हो रही है केयर पे। फर्स्ट फोकस आपका हेयर केयर पे आना चाहिए। डेली शैम्पू करना, इज इट ओके? बिल्कुल ओके, डिपेंडिंग के व्हाट टाइप ऑफ केमिकल यू आर यूजिंग ना, आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं तो वो डैमेज करेगा, लेकिन आप अगेन जो हम सल्फेट फ्री की बात करें तो वो लेस केमिकल होता है, वो आपके बालों को इतना डैमेज नहीं करता। ठीक, अच्छा, आप मुझे बताएं स्टाइलिंग के ऊपर, क्योंकि अगर हम वर्किंग वुमेन हैं और जल्दी या फिर वर्किंग वुमेन नहीं भी है, कहीं भी आपको जल्दी से जाना है, तो फटाफट से आपने ऐसा कौन सा ईजी और क्विक हेयर स्टाइल बना सकते हैं आप गर्मियों में जो आपका स्टे भी कर जाए और अच्छा भी? अच्छा, जिनके सबसे पहले जिनके कर्ली हेयर्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली थोड़े से कुछ ब्रेडेड लुक कर सकते हैं, नॉटिंग कर सकते हैं फ्रंट से, और देन उसके अलावा बन पे जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, ये कितना हसीन लगता है ना डेड स्ट्रेट बालों के ऊपर, तो आप कुछ भी कर लें। अच्छा, आजकल बहुत सब माशाल्लाह स्टाइलिंग पे तो सभी लोग फोकस करते हैं और घर पे भी बहुत अच्छे स्टाइलिंग हो जाती है। इसमें ब्रेडेड लुक ज़्यादा कॉमन है कि आप साइड की ब्रेड्स ले लें, बैक से ले लें, आप ब्रेड्स ले लें, उस पर आप फ्लावर्स आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, हमारे पास फ्रेश में भी हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल में भी होते हैं, वो कर लें। फिर देन अच्छा, पहले जैसे हमारे पास होता है कर्ल्स कर रहे हैं तो वो जो एक प्रॉपर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी रिंगलेट्स की, तो वो प्रॉपर एक कर्ल आ रहा होता था। अब वो इन नहीं है, अब बहुत मेस्ड और जो है बहुत बहुत नेचुरल लूज कर्ल जो है वो इन है, तो उस पर जाएं। अब जैसे ये स्ट्रेट हेयर हैं तो उन्होंने एक हाई बन पोनी करके उस पर वो कर लिया है। मैं यहाँ पे एक सवाल करूँगी कि हाई पोनी हम यूजुअली पोनी टेल से बनाते हैं, गर्मियों में अमूमन हम प्रेफर करते हैं कि पोनी बांध लें ताकि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, या फिर बन बना लें आप। लेकिन जब हम पोनी बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा इस पिक्चर में कि पोनी बहुत अच्छी सी लिफ्टेड आ रही थी और कर्व के साथ आ रही थी, मगर हम घर में बनाते हैं हमारी पोनी बिल्कुल छोटी सी आ रही होती है। नहीं, तो उसमें उसका टेक्निक ये है कि आप थोड़ा सा अपना बैक कॉमिंग करके थोड़ा सा अपलिफ्ट करें फ्रंट का। एग्जैक्टली। तो उसमें तो थोड़ा सा हल्का सा आप कोई भी कॉम लेके, आप टेल कॉम लेके उसको हल्का सा यहाँ से आप जो है इसको बैक कॉम करो, अपलिफ्ट करो उसको, कोई छोटा कैचर जो होते हैं उसको बैक आगे करके पुश करके लगा लो, या फिर आप जो है जो पिन्स होती हैं, बॉब पिन्स होती हैं, आप वो यूज कर लो। छोटा कैचर आपने लगाना है वो आपने पोनी के नीचे की तरफ लगाना है या हाफ बालों का पोर्शन उठा के? नहीं, बस हाफ बालों का पोर्शन उठाया आपने और उसको आगे अपलिफ्ट किया और आपने देन बस उसको मिड पे सेंटर पे आपने प्लेस कर लिया। उसके बाद जब आप पोनी टेल के अपडू कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ उठा के लेके जाओ, उसको आप बिल्कुल पीछे
पीछे और उठा के लेके जाएं। अच्छा, जब आप बन गए तो पीछे थोड़े से फ्रिजी हेयर्स होते हैं जिनके बहुत ड्रेस रहे, तो उस पर आप एक स्ट्रेटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं अपने स्ट्रेटनर यूज़ करके, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, आजकल क्रिम्पर बहुत हमारे यहाँ जो है ना, जिनके वॉल्यूम कम होता है, तो वो लोग क्रिम्पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं ऐसे हम क्रिम्पर भी। क्रिम्पर बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता? डैमेज करता है बिकॉज वो बहुत हाई उस पर चलता है, तो वो, लेकिन ये कि वंस इन अ ब्लू मून आप ट्राई कर सकते हैं, जिनके स्पेशली जिनका कम वॉल्यूम है, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रिम्पर से बाकायदा किसी के बाल पूरे झड़ निकलते हुए देखे, जहाँ से क्रिम्पर लगाया था। सारे मैं ये नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी मेकअप रूम में थी और वहाँ मैंने देखा कि एक अपने क्रिम्पर से बाल काटे और यहीं से उनके बाल पूरे निकल गए। मैं समझती हूँ जितनी भी चीज़ें बहुत टेक्निकल, हेयर इज़ वेरी टेक्निकल। आप कोई भी अनप्रोफेशनल बंदा, मैं नहीं समझती कि उसको बालों को हाथ भी लगाना चाहिए। आप खुद से कर लें घर में। आप उसको बहुत लाइट उस पर लेके जाएं। माइल्ड हमारे यहाँ तो होता है ना कि बस जल्दी हो जाए, नहीं, आप उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे भी अगर आप यूज़ करें, मैंने स्ट्रेटनर से भी लोग अपने बाल जला लेते हैं, तो आप थोड़ा माइल्ड टेम्परेचर पे रख के फिर आप बाल स्ट्रेट भी करें। क्रिम्पर भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे अमूमन हमें कितना टेम्परेचर रखना चाहिए स्ट्रेटनर का या क्रिम्पर का, जिससे आपके बाल डैमेज ना हो? मैं इसको मिड उस पे जो हमारा जो 130, 120, 150 150 आप 200 पे ना लेके जो आप 150 इज फाइन। 200 पे लेके जाते हैं तो क्योंकि 230 तक भी जाता है। हाँ, वो जाता है, लेकिन अगेन फिर वो बालों को आपके डैमेज करता है। और उसमें भी सजेस्टेड ये नहीं है कि आप रोज कर रहे हो, आप इसको वीकली बाई वीकली कर सकते हैं। अच्छा, जो खवातीन ऑफिस जा रही हैं, काम से जा रही हैं, वो तो डेली ऑफिस जा रही हैं, डेली निकल रही हैं, डेली शैम्पू कर रही हैं, तो वो क्या उसमें ये कि ट्रीटमेंट्स इतने सारे आ गए हैं। आप कैरेटिन पे जा सकते हैं, आप एक्सटेंसो पे जा सकते हैं, जिसमें आपको परमानेंट स्ट्रेटनिंग मिलती है आपको। तो यूजुअली जितनी हमारी वर्किंग वुमेन है, अब तो घर में भी लोग करवा रहे होते हैं। एक्सटेंसो आप ले लें तो उसमें आपको बार बार स्ट्रेटनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी ब्रांड का लें, अच्छी जगह से लें, प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ये भी बहुत होता है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों को टर्मिनोलॉजीज पता है, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, उनको डिफरेंस नहीं पता हमारे यहाँ। तो होता ये कि एक्सटेंसो में भी डिफरेंट सलोन्स डिफरेंट केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सटेंसो इज़ some brands terminology ट्रीटमेंट ही कहते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, ट्रीटमेंट कहते हैं। तो वो हर सैलून पे हर तरह का केमिकल यूज हो रहा है और हमारे यहाँ खवातीन अवेयर ही नहीं है कि वो किस लेवल का केमिकल यूज हो रहा है। मैंने अक्सर देखा केराटिन बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट, लेकिन खवातीन वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद लड़ रही होती हैं कि हमारे बाल स्ट्रेट क्यों नहीं हुए। तो प्लीज ये बात मेंशन कर दें। अच्छा, एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग इज अ परमानेंट स्ट्रेटनिंग, ठीक है। वो आपके बाल जो है, जो आपके एग्जिस्टिंग बाल होते हैं, वो परमानेंट स्ट्रेट में जाते हैं, न्यू ग्रोन होते हैं, वो फिर आपका जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है उस पर आता है। एज फॉर द कैरेटिन इज एन एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट, जो कि आपके फ्रिजनेस को कंट्रोल करता है, आपको एक ब्लो ड्राई इफेक्ट करता है, नॉट परमानेंट स्ट्रेटनिंग या डेड स्ट्रेटनिंग नहीं देता। कैरेटिन एग्जैक्टली। और इसकी जो लास्ट होता है वो 2 महीने तक मैक्सिमम, डिपेंडिंग कि आप पोस्ट केयर कैसे करते हो, आप प्रॉपर उसका शैम्पू लो, उसका मास्क लो, वो यूज़ करो, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी। और स्पेशली कराची के वेदर में समर्स में बहुत अच्छा जाता है कैरेटिन, लेकिन विंटर्स में बहुत अच्छा जाता है, लेकिन समर्स में थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बार-बार भी आप शैम्पू कर रहे होते हैं, तो फिर तो वैसे भी कोई भी आप हेयर स्टाइल ले लें, वो गर्मी से, स्वेटिंग से, तो उसमें वैसे ही कर्ल आ जाता है। जब स्ट्रेट बाल नहीं टिकते तो बेचारे कर्ली बालों का क्या हाल हो सकता है, ये मैं समझ सकती हूँ कि मेरे खुद कर्ली बाल है, मुझे पता कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। तो आई प्रेफर टू मेक अ पोनी टेल, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आजकल हेयर कट कौन सा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, फ्रंट के उन्होंने जो है वो फ्रिंजेस कट करवा लिए हैं, फ्रंट बैंक जो है वो शॉर्ट करवा लिए हैं, तो किस तरह का स्टाइल है आजकल? देखिए, अब जो है मिड लेंथ पे भी, लॉन्ग लेंथ पे भी, और शॉर्ट लेंथ जो शोल्डर लेंथ होती है उसमें स्ट्रेट कट इन है बिल्कुल। उसमें ग्रेजुएटेड बॉब बहुत ज़्यादा इन है, जिस तरह कि अभी थोड़ी सी मेरी लुक हुई हुई है कि आगे से फ्रंट से आपके थोड़े से लॉन्ग लेंथ है और पीछे से आपकी थोड़ी शॉर्ट लेंथ है। इसको लॉब बोलते हैं, लॉन्ग लेंथ बॉब जो होता है। अदर देन दैट, इसी लेंथ पे आप आगे के साइड बैंग्स ले सकते हैं, फ्रिंजेस ले सकते हैं, उससे एक थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी यंग लुक आ जाती है, आप अच्छी एक प्रिटी लुक आती है। यस, एग्जैक्टली। तो कट पे बहुत डिपेंड करता है। अब लेयर्स में और जो है स्टेप्स में कटिंग इतनी ज़्यादा इन नहीं है। तीनों लेंथ्स में भी, मिड लेंथ, शॉर्ट लेंथ एंड लॉन्ग लेंथ, उसमें स्ट्रेट कट बिल्कुल लेना है कि आप बिल्कुल ग्रेजुएशन पे आप थोड़ा सा कट ले लें, लेकिन आगे से थोड़ा सा लॉन्ग हो और पीछे से थोड़ा सा शॉर्ट हो, तो इट लुक्स नाइस, आई बिलीव। थोड़ा सा ट्रेंडी लगता है, थोड़ा ट्रेंडी लगता है, एग्जैक्टली, थोड़ा क्लासी लुक आ जाता है। अच्छा सारा, एक और प्रॉब्लम होती है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपना हेयर डाई लेती हैं, शायद उनको पता नहीं होता, या फिर वो पिक्चर ले जाके दिखाते हैं कि हमें ये वाला हेयर डाई चाहिए, और वो इतना लाउड लग रहा होता है उनके ऊपर कि देख के इंसान कहता है ओह
ओके एक्सक्यूज मी इतना ज्यादा लाउड हो रहा होता है कि वो Exactly. बहुत अजीब सा लगता है। Exactly. तो ये कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपके ऊपर हेयर कलर कौन सा सूट कर रहा है, या तो फिर अपनी हेयर स्टाइलिस्ट पे छोड़ दें? देखिए होता ये है कि इवन जो पिक्चर भी हमारे पास रेफरेंट पिक्चर्स जो आ रही होती हैं, लाइटिंग में आपके बाल डिफरेंट लग रहे होते हैं, इवन सनलाइट में डिफरेंट होता है, और आपकी घर की लाइट में जो एक नॉर्मल लाइट होती है उसमें आपके जो बालों का कलर है वो डिफरेंट लग रहा होता है। तो येस यू हैव टू लीव इट टू योर हेयर स्टाइलिस्ट, उसको आप बताएं कि आपके फेस पे, आपके कॉम्प्लेक्शन पे क्या कलर जा रहा है। Exactly. हमारे यहाँ लोग कॉम्प्लेक्शन को फॉलो नहीं करते, बिकॉज हमारे जो वीटिश जनरली हमारे पाकिस्तान majority कॉम्प्लेक्स colour है, एग्जैक्टली, सही। तो उसमें थोड़े से डार्कर टोन्स जाती है, हम बहुत लाउड टोन्स पे इसमें नहीं जा सकते। डार्कर टोन्स एंड ब्लेंडेड टोन्स, आपके बाल बहुत ब्लेंडेड हो, ये ना कि एक शार्प आपका जो ऐश कलर या गोल्ड कलर आ रहा हो, थोड़ा सा बिलियाज पे, थोड़ा सा ओम्ब्रे पे, और थोड़ा सा आप स्ट्रीक्स लुक पे और जाए एक गोल्ड और ब्लॉन्ड जो है ना वो बहुत चीखता हुआ बहुत लगता चीखता है। लगता है। बाज़ फेयर दफ़ा। पे फिर भी आप फेयर पे फिर भी कैरी कर लेते हैं, exactly. लेकिन एज फॉर द वीटेस्ट कॉम्प्लेक्शन हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, हम एक हद तक सजेस्ट ही कर देते हैं। अच्छा फिर वो होता ही है कि जब वो वन वॉश के बाद बाल आते हैं तो फिर उनको लगता है कि बहुत लाउड हो गया, और तो हम उनको ये ज़्यादा बताते हैं loud कि वॉश लगता के है। साथ जो है आपका जो कलर कलर और फेड होता मजीद है, लाइट होता Exactly. है। थैंक यू सो मच सारा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, हमें कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप आपके भी काम आए ये चीज़ें, आप लोग ये पॉइंट्स नोट डाउन कर ले। और एक मैं और चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप हेयर डाई के लिए जाते हैं या अपने बालों के कलर के लिए जाते हैं तो कोई पिक्चर लेके ना जाएं, क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी ट्रीटेड होती है, तो जो एक्चुअल कलर होता है वो उसमें नज़र नहीं आता, वो बाकी आपकी लाइट्स और फिर ग्राफिक्स के जरिए हम ट्रीट करते हैं, उससे फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं, तो वो कलर मज़ीद हमें खूबसूरत लग रहा होता है, शायद नेचुरली इतना अच्छा ना लगे। तो इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोले, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है। मैं अभी थोड़ी देर पहले वर्दा जो है वो उस स्टूडियो से बहुत ही ज़बरदस्त हेयर स्टाइलिस्ट के साथ बैठी हुई थी, और उन्होंने बताया कि जी आप डाई के लिए तस्वीर लेकर ना जाएं क्योंकि उसमें शेड अलग होता है, तो तला आप तस्वीर लेकर ना जाइए। मैं तो नहीं जाता, लेकिन यही वजह थी कि आपका शेड खराब हुआ। आप अपने स्किन टोन को देखते हुए अपने बालों पे कलर लगवाया करें। फहीम, आपका कलर जो है बहुत डार्क हो गया, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं जो बुढ़े लोग जबरदस्ती डबल डबल कलर लगाते हैं डबल ब्लैक के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते होंगे कि ये बात दिल से निकल रही है। खैर, दिल से जो बात निकलती है असर लगती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आपको ये बताया चलें कि तुर्की में एक शादी की तकरीब में बहुत ही जबरदस्त दूल्हा को जोश आया और उसने एक डूबते हुए कुत्ते को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो वीडियो मैं आपको पहले दिखाऊंगा और उसके बाद मैं एक बात और करना चाहूंगा जो कि इसी से रिलेटेड है। तो पहले ये देख लीजिए कि दूल्हा मियां किस तरीके से अपनी दुल्हन को छोड़कर कुत्ते की जानिब जो है वो लपक पड़े और उसकी जान को बचा लिया। डूबते हुए कुत्ते की जानिब, डूबते ये वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, यहाँ कह रहे हैं जी डूबते हुए को दूल्हा का दूल्हा सहारा। का सहारा। तो ये दूल्हा आप देख सकते हैं, ये एक शादी की तकरीब चल दूल्हा रही कभी नजर थी नहीं आ रहा। सागर किनारे, और यहाँ से जो है ये पहुंचे इस कुत्ते को बचाने के लिए, जो कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मेहनत का ही काम नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी जान का रिस्क लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं दरिया का करंट इस वक्त बहुत ही शिद्दत पर है और इन्होंने अभी तक कोशिश जारी रखी हुई है और ये बचा लिया है। खैर, कहने का मकसद ये था ताला साहब के, अभी थोड़ी देर पहले मिफ्ता साहब भी आए थे, तो उनकी कंपनी भी है जिसमें खुशहाली के दौर में एक पैकेट में 4 बिस्किट आते थे और अब 3 बिस्किट आ रहे हैं। तो सर, गुजारिश ये थी कि आपने पेट फूड पर, उनकी इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, तो जो कुत्ते यहाँ पर हैं वो बेचारे कौन से बिस्किट खाएंगे? अगर आपकी कंपनी का इरादा है कोई नए बिस्किट लॉन्च करने का जो कि पेट फूड में आएंगे तो बता दीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ एक बार नज़रसानी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुत्तों के लिए वो लग्जरी नहीं है। हाँ, जिसने कुत्ते रखे हैं उसके लिए लग्जरी हो सकता है, पर कुत्तों के लिए वो नेसेसिटी में से है, क्योंकि वो उनकी खुराक है। वर्दा, कभी आपने कुत्तों से इंपोर्ट पर पाबंदी तक का सफर जैसा फहीम ने करवाया कभी देखा है लाइफ में? नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से एक और जगह का सफर जरूर करवा सकती हूँ, क्योंकि देखें आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह से दूल्हे ने इस कुत्ते की जान बचाई, एक डूबते हुए कुत्ते की जान बचाई, उन्होंने अपना फर्ज समझा, एक इंसानियत का सबूत दिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक जंगल में आग लगी हुई है पिछले 12-13 दिनों से, लेकिन अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। उसकी डिटेल आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान में शिरानी के जंगलात में लगी आग पे काबू अभी नहीं जा सका है, और उस पर कहा भी ये जा रहा है कि 12-13 दिन से ये आग लगी हुई है। ऐसे क्या हमारे पास रेस्क्यू के जराए की कमी है जिसकी वजह से इन पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका? यह बात आपको पता है कि कितने नायाब परिंदे और दरख्त इस आग में जलकर खत्म हो गए हो चुके हैं, ये इतला भी आई है वर्दा। इंसानी जानें भी मुतासिर हुई हैं। 3 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। चरिंद परिंद और पेड़ पौधों की तो बात की ही जाए,
और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल जी हाँ, यकीनन बताएं कि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। वाकई में अब तक 3 अफराद जहाँ बक हुए हैं और कई अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि बताया जा रहा है कि चिलगोजे के दरख्त और बागात इससे शदीद मुतासिर हुए हैं। हम जानते हैं चिलगोजे का रेट क्या है, चिलगोजे का दरख्त कितना महंगा होता है, कितने सालों में वो उगता है, पूरी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है। डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरा अजीम, हमारे साथ हैं तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। फरा अजीम साहिबा, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब एक खातून सामने आती है बलूचिस्तान की तर्जुमान बन के, जिससे वाज़ेह होता है कि बलूचिस्तान में भी बेटियों को, ख़वातीन को उनके पूरे पूरे हकूक़ मिल रहे हैं। सबसे पहले ये बताया कि इस इलाके का महल वक़ूअ क्या है, जंगलात के आसपास में कितनी आबादी, कितने लोग रहते हैं, आग किस वजह से लगी और अब तक ऑपरेशन में क्या किया जा चुका है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब आप लोगों ने इंट्रो दिया बलूचिस्तान के जो जंगलात हैं और यहाँ पर जो आग फैल रही है, और आपने वो जो टर्की में जो दूल्हे ने कुत्ते की जान बचाई है, देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप ये एरियाज़ देखें ना, तो आप लोगों को ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इतने मुश्किल मैं कहती हूँ कि रास्ते हैं कि मैप में अगर आप ये एरियाज़ देखें तो आप लोगों को ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर एक्सेस कितनी मुश्किल है। बल्कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी सिक्योरिटी, हमारी फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं इस आग को बुझाने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका थोड़ा सा जो एक एरिया वाइज मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट शेरानी मूसा खेल का इलाका है और यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिला है वो मजरी, तोरगर, जिमरी और खजूरी का एरिया है। तोरगर के इलाके में 12 मई को ये फायर आउटब्रेक जो है वो सामने आए और उसके बाद इस पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया था। फिर 20 मई को डिफरेंट पैचेस में ये फायर आउटब्रेक जो है वो रिपोर्ट हुई। और यहाँ मैं ये भी आपको बता दूँ, बहुत अहम है कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं और इतने एक्सट्रीम पर इतनी तेज़ी से जो आग फैली है, ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ड्यू टू ड्राउट वेदर और ड्यू टू जो विंड वेलोसिटी थी वहाँ पर, उसकी वजह से। तो फरा और आग अब लगने तक की जो वजह है क्या वहाँ थी? पर जो हमारे विंड वेलोसिटी और ड्राइवर। जी मैं आपको वही बताती हूँ कि जो तोरगर और जो चमाजई का इलाका है, वहाँ पर ये मालूम किया जा रहा है कि इसकी सोर्स क्या थी, रीज़न क्या थी। जिमरी में ये लाइटनिंग की वजह से हुई और जो खजूरी का इलाका था वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी जो गैर जिम्मेदारी है ये उनकी वजह से हुई। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वहाँ पर 6 हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं, 40 स्टाफ मेंबर्स मौजूद हैं, 132 मेंबर्स जो वॉलंटियर्स हैं, वो आग बुझाने की जितनी भी ये वहाँ पर सिलसिला जारी है उसमें दिन रात मेहनत अच्छा कर फरा रहे साहिबा, हैं। यहाँ मैं कुछ आपसे एक मुश्किलात सवाल का भी करना सामना है। चाहूँगा। जी बिल्कुल, मुश्किलात का सामना होगा। अभी अहम चीज़ ये है कि आपने इतने सारा वहाँ पर स्टाफ मौजूद है, तो रेस्क्यू कितने लोगों को किया है, कितने लोगों को वहाँ से निकालने में कामयाब हुए हैं, कितने जानवरों को बचाने में कामयाब हुए हैं? क्या रेस्क्यू का अमल चल रहा है या सिर्फ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, आर्म फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, हमारी पाक आर्मी, हेड्स ऑफ टू पाक आर्मी कि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम मुश्किल में होते हैं, फ्रंट लाइन्स पर वो हमारे साथ शाना बशाना मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर टीम्स मौजूद हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए। अब तक जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो ओनली 3 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक भी कोई रिपोर्टेड डेथ नहीं थी। और इसके साथ साथ जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि सैकड़ों लोग वहाँ पर ज़ख्मी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओनली 4 पर्सन्स जो हैं माइनर इंजरीज, माइनर बर्न्स के साथ हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे ऐसा ख्याल में वाक़या फरा नहीं साहिबा, हुआ मेरे है। ख्याल में मैं एक जुमले पे आपके एतराज़ करना चाहूँगा कि सिर्फ 3 डेथ पे आपने जो सिर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बड़ी अहम जानें हैं, इंसानी जान है। मेरे ख्याल में सिर्फ का लफ्ज़ जो है मुनासिब नहीं होगा। देखें हमारे लिए तो सुने, देखें यहाँ जानवर भी अगर मर जाए, हम तो बहैसियत मुसलमान
हम पे ये लागू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जानवर की जान की भी हिफाजत करें, ये तो फिर भी इंसान है। मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि अभी तक देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। जिस तरीके से आप लोग भी वीडियोस में, पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि कितनी शिद्दत का ये वाक़या है और कितनी तेज़ी से ये आग फैली है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस, हमारा स्टाफ वहाँ पर मौजूद है और मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ कि इतना मुश्किल रास्ता, इतना इनएक्सेसिबल एरियाज़ में वो वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि इंटरनेट का भी बहुत ज़्यादा मसला है, उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन में भी हमें बहुत मसला हो रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पाकिस्तान की इसमें शामिल हैं जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है और ये जो आग पे काबू पाने की कोशिशें वहाँ पर जारी हैं। PDMA की तरफ से हमें फुली सपोर्ट है, हमें जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट थे वो हमें वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। इसी तरीके से FAO के जितनी भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे, जो सपोर्ट थी, वो वहाँ पर पहुँच गई है। आर्मी की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर्स और अच्छा इतना जो एक्सट्रीम पे ये आग गई है तो हमारे पास बहुत, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड थी, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को फिर इन्फॉर्म किया गया और आई एम वेरी थैंकफुल, वी आर बलोचिस्तानीज आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज सपोर्ट, फॉर हिज इमीडिएट एक्शन। और फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वी आर वेरी थैंकफुल टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कि उन्होंने अपना जो फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट हैं वो भिजवा रहे हैं और आज वो किसी भी टाइम पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस आग पर काबू पा लेंगे। जी चलें जी इंशाल्लाह। ये बता सकती हैं फराज साहब, जंगलात को कितना नुकसान पहुंचा है, कितने चिलगोजे के दरख्त खराब हुए हैं? जी बिल्कुल, देखें अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और इतनी एक्सट्रीम पे जाके ये आग फैली है, तो जो नुकसानात हैं उसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। विद इन अ कपल ऑफ डेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, इवैक्यूएशन भी की जा रही है, लेकिन सिचुएशन अब काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल नजर आई थी उनकी गुफ्तगू से। फ़हीम अनवरदा, उनकी गुफ्तगू से मेरे ख्याल में शुरू से ही सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल थी, क्योंकि 3 लोगों की जानों का नुकसान जो है वो उनके हिसाब से बहुत ही कम है। ज़्यादा हो सकता था पर उन्हें लगता है कि सिर्फ 3 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। खैर सिचुएशन को देखते हुए आई थिंक जिस तरह की आग लगी है, जिस तरह की खतरनाक सिचुएशन है, आई थिंक उस सिचुएशन को देखते हुए वो कहना चाह रहे हैं कि हमने एक इंसान को देखा है, कुत्ते की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान को रिस्क में डाल दिया और यहाँ 3 इंसानी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं और हम ये कहेंगे जी सिर्फ 3 ही तो मरे। मतलब हाउ कैन यू से दिस? आई डोंट थिंक सो। मुझे ये चीज़ जो है वो बड़ी अजीब सी लगती है कि जब हम आगे आएंगे सिर्फ 3 लोग मरे, नहीं, वो भी इंसानी जान चाहिए, सिर्फ 3 जो है, सिर्फ का लफ्ज़ जो है वो मुनासिब नहीं है इसके साथ। और खैर ये उनका नुक्ता नज़र था, उन्होंने बयान किया और अच्छी बात यह है कि इस वक्त लोगों को जा रहा है तलहा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेस्क्यू भी जो है वो ऑपरेशन जारी है। आर्मी ने फुल सपोर्ट की है और हर बार हमने देखा है तलहा कि जब भी कोई डिजास्टर आया है पाक आर्मी सबसे पहले जो है वो वहाँ मौजूद ही, खा वो सैलाब हो, खा वो अर्थक्वेक हो, खा वो जंगलात की आग हो, खा वो बारिश का पानी जमा होना हो, हर किस्म के ऑपरेशन में पाक आर्मी जो है वो पहली सफ में हमें नजर आती है। ये बड़ी अच्छी बात है। वायरल वीडियो की तरफ बढ़ेंगे? मेरे ख्याल में वायरल वीडियो की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जी जनूबी अफ्रीका में जो है वो लोगों के मरने पर कुछ इस तरीके से ताज़ियत की जाती है कि जब एक लड़की का बाप का इंतकाल हो गया और वो चले गए यहाँ से, तो उसे अफसोस करने के लिए उनके जो महबूब थे वो आए और उन्होंने उस मैयत की मौजूदगी में उस लड़की को प्रपोज किया कि शायद ये खुश हो जाए। मैयत में रिश्ता आप देख सकते हैं, पीछे कॉफन रखा हुआ है अब्बा जान का और ये यहाँ पर बैठ के प्रपोज कर रहे हैं उसे कि भाई आपका थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो जाएगा और ये है कि अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो ये यहाँ पर सीन ऑन है इस तरह का। खैर मैयत में यहाँ रिश्ता हो रहा है। मैं तो कहूँगा भाई साहब, हम तो वो कौम है जो मैयत रख के खाने खा रही है, मतलब कत्ल करके खाने खाने वाली कौम हम तो बन चुके हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें। तला क्या रहा है? अच्छा, उसमें लड़की का क्या रिएक्शन है वो नहीं दिख रहा वीडियो में। मेरे ख्याल में लड़की अब्बा से प्यार करती है और वो पापा की प्रिंसेस है। उसने कुछ कहा नहीं, जो कहा होगा वो वीडियो जिसने बनाई है वो इनका दोस्त लग रहा है, उसने आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। लेकिन रिकॉर्ड यहीं तक हुआ है कि मैयत में प्रपोज किया जा रहा है। ये आजकल क्या क्या हो रहा है मैयत में?
ये वायरल कैसे हो रहा है यार फ़हीम, मुझे ये बताओ। आजकल जो वायरल वीडियोस हैं बड़ी डाउन होती जा रही हैं। आई एम सरप्राइज्ड व्हाट पीपल आर स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन स्क्रीन यार। सर वायरल तो ऐसी चीजें होंगी, देखें दो चीजें वायरल होती हैं, एक तो ये चीजें वायरल होती हैं जो कि बनाई जा रही हैं, एक वो चीजें वायरल होती हैं जो कि लीक की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में ये वाली चीजें काफी बेहतर। चलो लीक वाली एक्सक्लूसिव तो होती है ना, कम से कम ये तो मालूम होता है कि किसी के पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, कहीं से गायब हुई, कहीं पे रिलीज हुई, कहीं पे नजर आई और लोग हैरान हो जाते हैं कि मैंने वीडियो देख ली। लेकिन सैडली यार ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि लोग ज़हनी मरीज बन गए हैं भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे अपने हाथ में है। वाईफाई बंद कर दीजिए, आपको इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। फहीम, लोग लाइट, गैस, बिजली, पानी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन वाईफाई के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तला क्या कहते हैं? यही तो मसला है जी। फिर ज़हनी मरीज तो हम बन चुके हैं, हमारा हम ज़हनी मरीज। इलाज कहां से होगा ज़हनी मरीजों का? ले जाके डाई करवा रहे हैं यार, हम ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये कैसा माहौल हो चुका है, कैसा माजरा चल रहा है। खैर नाज़रीन आपको बताएंगे कैसा माहौल चल रहा है, लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि आज वक्त खत्म हो चुका है और हमें बढ़ना है कमर्शियल की जानिब। हमें बताया जा रहा है कि भैया तेजी से बढ़ जाओ वरना हम आपको कट करके निकल जाएंगे। तो हम यहाँ से आपसे ले रहे हैं इजाजत। दुनिया बोले में मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तला को, वर्दा को और मुझे दीजिएगा इजाजत इंशाल्लाह। अगली जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि ये डाई वाली वीडियो यूज ना करूं। ख्याल रखिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।